नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हूं प्यारे साथियों। और इस बार हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चिंतन। चिंतन यानी कि थिंकिंग। क्या होता है चिंतन, क्या है इसकी विशेषताएं, क्या क्या इसके स्वरूप हैं, आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं चिंतन को आम शब्दावली में बताने की कोशिश करूं तो एक साधारण सी घटना के जरिए समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके कोई साथी, आपके कोई मित्र आपसे मिले किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी आयोजन में और आपको कहें कि मुझे पहचाना, और आप थोड़ा सा सोचो और कहो कि अरे हाँ साहब आप तो वो हो। तो ये जब आपने उत्तर दिया, जब आपने अनुक्रिया की और उस व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा, इसके बीच में जो मानसिक प्रक्रिया आपने की, जो मानसिक जोड़तोड़ आपने किया, उसी को ही चिंतन कहा जाता है। तो चिंतन क्या है कि समस्या के आने से लेकर समस्या का समाधान देने के बीच में जो हम मेंटल प्रोसेस करते हैं वो चिंतन है। मैं आपसे कहूं 17 गुणा 3 कितने होते हैं और आपका दिमाग कुछ सोच के बोले 51, तो जो 51 बोलने से पहले और 17 गुणा 3 क्या होते हैं, इस प्रश्न के बीच में जो मध्यस्थ प्रक्रिया हुई वही चिंतन है। आइए चिंतन के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले चिंतन से जुड़े हुए कथन देखते हैं जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए हुए हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हमारे सामने बैरोन का एक कथन भी आ जाता है। बैरोन का यह कथन रीट लेवल 1 2015 में पूछा भी गया है कि चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञप्तियों, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ होता है। यह परिभाषा एज इट इज पूछी हुई है। दूसरी परिभाषा है सिल्वरमैन की। सिल्वरमैन से पहले एक बार बैरोन वाली इस परिभाषा को वापस देखते हैं कि चिंतन में होता क्या है। कुछ संप्रत्यय आपके दिमाग में होंगे, कुछ प्रतिज्ञप्तियां आपके दिमाग में होंगी, प्रीपोजिशंस, कुछ प्रतिमाएं, कुछ इमेजेस आपके दिमाग में होंगी और इनको लेकर आपको एक मानसिक जोड़तोड़ करना है। मान लीजिए अभी मैं आपके सामने एक बात कहूं कि प्रिय मित्रों, एक सफेद रंग की बड़ी खूबसूरत इमारत है जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े ही प्यारे से शहर में स्थित है। ये सफेद रंग की इमारत संगमरमर से बनी हुई है और इस इमारत का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अब आपके सामने ये इतने सारे फैक्ट्स आए और ये सुनते ही आपने कहा कि साहब आप ताजमहल के बारे में बात कर रहे हो। तो आपके दिमाग ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो मैं प्रश्न बोल रहा था, उस प्रश्न में जिन संप्रत्तियों की बात कर रहा था, प्रतिज्ञप्तियों की बात कर रहा था, प्रतिमाओं की बात कर रहा था, उसके लिए जो आपके दिमाग ने जो जोड़तोड़ किया, वही जोड़तोड़ क्या कहलाता है? चिंतन। उसके बाद सिल्वरमैन की परिभाषा, माफ कीजिएगा सिल्वरमैन की नहीं, रॉस की एक परिभाषा है जो देखते हैं। रॉस की भी यह परिभाषा एक बार पूछी गई है कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस की परिभाषा इसके बाद हम देख रहे हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये एक बार रीट में पूछी भी हुई है परिभाषा। फिर आते हैं सिल्वरमैन की परिभाषा में। सिल्वरमैन कहते हैं कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा समस्या का समाधान करने में मदद करती है। उद्दीपक और घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के बारे में। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व यह है कि मान लीजिए आपसे कोई एक मित्र कहे कि साहब मैं जयपुर शहर में जा रहा हूं, सिंधी कैंप पे मैं उतर गया हूं, अब मुझे बताओ वहां से अगर मुझे रिद्धि सिद्धि चौराहे पर जाना है, कलाम एकेडमी का जो रिद्धि सिद्धि सेंटर है वहां जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हो सकता है कि आप उसे यहां बैठे बैठे कहो कि देख भाई सबसे सस्ता इलाज तो यह है कि सिंधी कैंप से एक मेट्रो पकड़ ले और आतिश मार्केट के का जो मेट्रो स्टेशन है वहां से उतर जा, वहां से एक ऑटो कर ले। अब ये जब आपने उसे बताया, जब आपने मेट्रो की बात बताई, आप उसे लो फ्लोर बस की बात बताएंगे, आप उसे ऑटो की बात बताएंगे, तो आप प्रतीकात्मक रूप से इसकी बात कर रहे हो। आप स्वयं वहां जाकर मेट्रो में बैठ के नहीं दिखा रहे हो अगले व्यक्ति को। तो यही कहते हैं कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जहां उद्दीपक और घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। आइए अब बढ़ते हैं चिंतन की विशेषताओं के बारे में। चिंतन की विशेषताएं। इतनी बातचीत से हमें एक बात तो तय हो गई है, मिल गई है कि चिंतन जो है वो कोई गत्यात्मक क्रिया नहीं है, यानी बाहरी अंगों का कोई इस्तेमाल नहीं होता। पूर्णतः एक मानसिक प्रक्रिया है, पूर्णतः एक मानसिक प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट, चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं
आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। चिंतन में प्रतीकों प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। प्रतीक निर्माण में पूर्व ज्ञान को आधार बनाया जाता है। भाई पहले से आपके पास कोई ज्ञान है, कोई अनुभव है, तो वही आधार बनेगा आपके चिंतन करने का। पूर्व ज्ञान को आधार बनाया जाता है और इसी के आधार पर चिंतन होता है। तीसरा पॉइंट है चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है। भाई अब मैं चिंतन कर रहा हूं, मेरा दिमाग इस वक्त ये सोच रहा है अब इसके बाद मुझे कौन सा पॉइंट लिखवाना है, तो क्या आपको दिमाग पे लिखा हुआ दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सर के दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रही है? नहीं ना, क्योंकि ये एक अप्रकट व्यवहार है, दिखाई नहीं देता, बाहर से इसे देखा नहीं जा सकता। फिर मोहसिन का कथन है कि चिंतन जो है मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा कोई व्यवहार होगा तो वो चिंतन की श्रेणी में नहीं आएगा। मोहसिन का कथन है गत्यात्मक व्यवहार को, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है, अतः गत्यात्मक सॉरी गत्यात्मक व्यवहार को चिंतन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या, प्रश्न, कठिनाई, जिज्ञासा, इच्छा आदि के द्वारा होता है। चिंतन का आरंभ किसी समस्या, प्रश्न, कठिनाई, जिज्ञासा, इच्छा आदि के द्वारा होता है। छठा पॉइंट, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। मध्यस्थ प्रक्रिया का मतलब, याद रखिए मैंने क्या कहा था कि आपसे किसी ने पूछा 17 गुणा 3 कितने होते हैं, और आप उसको, उस प्रश्न को सुनने के बाद जो 1, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड का जो समय ले रहे हो उसका उत्तर देने के लिए, वो प्रश्न सुनने और उत्तर देने के बीच का जो समय है वो कहलाता है चिंतन, और वो है एक मध्यस्थ प्रक्रिया, मीडिएटिंग प्रोसेस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, 7th पॉइंट है, विटेकर के अनुसार चिंतन समस्या समाधान
व्यवहार है। विटेकर के अनुसार चिंतन समस्या समाधान व्यवहार है। चिंतन प्रायः जनरली, क्योंकि कई इसके एक्सेप्शंस भी हैं, प्रायः लक्ष्य निर्देशित। भैया आप चिंतन कर रहे हैं कि आपको रीट की एग्जाम क्रैक करनी है, तो ये लक्ष्य निर्देशित चिंतन ही तो है। लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यपूर्ण और संगठित होता है। चिंतन प्रायः लक्ष्य निर्देशित, उद्देश्यपूर्ण और संगठित होता है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। चिंतन में एक नहीं अनेक प्रक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं, और ये सारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हमने पहले कह दिया मानसिक क्रिया है, गत्यात्मक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। तो जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक संज्ञानात्मक क्रियाएं अंतर्निहित होती है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक व्यवहार है, क्योंकि चिंतन खुद तो प्रकट होता ही नहीं है, खुद तो पता ही नहीं चलता, लेकिन व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उससे पता चल जाता है कि वो वास्तव में चिंतन कर रहा है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो चिंतन एक आंतरिक मानसिक व्यवहार है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। फिर लिखिए, चिंतन में पूर्वानुभव, प्रशिक्षण, चिंतन में पूर्वानुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास, परिपक्वता आदि की भूमिका होती है। तो व्यक्ति के चिंतन को उसका पहले का अनुभव भी प्रभावित करता है, प्रशिक्षण प्रभावित करता है, अभ्यास प्रभावित करता है, उसकी परिपक्वता प्रभावित करती है। तो यहां पर ये कुल 11 पॉइंट हैं जो हमने चिंतन के संबंध में लिखे, और जिससे हम चिंतन को बहुत ही सरलीकृत तरीके से समझ सकते हैं कि वास्तव में चिंतन क्या होता है। आइए अब बात करते हैं चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों की। अब आइए बात करते हैं चिंतन के विशिष्ट प्रकार की। चिंतन के प्रकार में जिन 2 प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले होगा जिम्बार्डो और रुक द्वारा दिया गया चिंतन का वर्गीकरण। तो अब हम बात कर रहे हैं चिंतन के प्रकार की। चिंतन के प्रकार, और हम बात करेंगे जिम्बार्डो और रुक के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। तो जिम्बार्डो और रुक ने जो चिंतन का वर्गीकरण दिया है उसमें 2 प्रकार के चिंतन की बात जिम्बार्डो और रुक करते हैं। कितने प्रकार के साथियों? 2 प्रकार के चिंतन। पहला वो जो चिंतन बताते हैं वो है स्वलीन चिंतन। स्वलीन चिंतन, जिसे कई पुस्तकों में स्वली चिंतन के नाम से भी लिखा जाता है। स्वलीन चिंतन
जिसको हम कहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग। और दूसरा जो है चिंतन का प्रकार, उसको कहते हैं यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। तो यथार्थवादी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि स्वलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन में आखिर अंतर क्या है। तो साथियों, सिंपल सा मामला है। अगर मैं स्वलीन चिंतन की बात कर रहा हूं तो ये वो चिंतन है जिसमें कल्पनाएं ज्यादा होंगी। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बैठे बैठे कई बार चाय की थड़ियों पर चिंतन करते रहते हैं कि यार ये पेपर खिसक जाए ना तो हम ना 1 महीने इतना पढ़ लेंगे, या अगर अपन टीचर बन गए ना तो अपन मोटरसाइकिल खरीदेंगे, गाड़ी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, अपना फालतू की बातें सोचनी है। तो स्वलीन चिंतन में आदमी करता है फालतू की बातें, स्वलीन, अपने आप में लीन, कहीं का कहीं खोया हुआ है, कुछ से कुछ सोचता जा रहा है। तो यहां पर एक चीज लिख लीजिए, व्यक्ति के मानसिक प्रहस्तन, मानसिक प्रहस्तन आपको याद है, मेंटल मैनिपुलेशन। मानसिक प्रहस्तन का आधार काल्पनिक विचार होते हैं। काल्पनिक विचारों को आधार बनाकर व्यक्ति चिंतन करता है, और यथार्थवादी चिंतन जो है उसका स्वरूप जो है वो वास्तविक होता है। तो इस प्रकार के चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, और ये वर्गीकरण जैसा कि मैंने बताया, मैं पुनः दोहरा देता हूं, किसके द्वारा दिया गया है। 2 बड़े महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एक है फिलिप जिम्बार्डो, दूसरे हैं रुक। तो जिम्बार्डो व रुक का वर्गीकरण। स्वलीन चिंतन क्लियर हुआ आपको, कल्पना से भरा हुआ चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, जैसे आप लोग सोचे कि भाई साइकोलॉजी में मुझे 1 घंटा लगेगा बाल विकास पढ़ने में, 2 घंटे में मैं अधिगम पढ़ लूंगा, आधे घंटे में मैं अभिप्रेरणा पढ़ लूंगा, तो आप वो जो चिंतन कर रहे हो वो यथार्थवादी चिंतन है। अब यथार्थवादी चिंतन को भी जिम्बार्डो साहब और रुक साहब ने 3 भागों में वर्गीकृत किया। तो यथार्थवादी चिंतन का वर्गीकरण, यथार्थवादी चिंतन का वर्गीकरण, यथार्थवादी चिंतन का वर्गीकरण। इसमें पहला जो चिंतन का प्रकार बताया है इन्होंने, वो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऐसा चिंतन जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाएं और उन तथ्यों के आधार पर वो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे। चिंतन का वह स्वरूप जहां व्यक्ति
दिए गए तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के जो कोण हैं, जो डायमेंशंस हैं, उनके बारे में आपको बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये फार्मूला है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में ज्ञात कीजिए। तो वो जो तरीका आप अपनाएंगे उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए, वो कौन सा चिंतन होगा? जिस चिंतन का प्रयोग आप करेंगे वो चिंतन होगा मित्रों अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जिसके अंतर्गत हम दिए गए तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दिए गए तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो होता है हमारा अभिसारी चिंतन। ठीक है। अभिसारी चिंतन के बाद दूसरा जो, अच्छा, इस अभिसारी चिंतन को कई बार निगमनात्मक या डिडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। इसे निगमनात्मक चिंतन, डिडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, डिडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। खासियत क्या है इसकी कि इसमें अगर एक समस्या है तो उस समस्या का हल भी एक ही होगा। तो इसमें एक समस्या का एक हल होता है। एक समस्या है तो उसका हल भी कितना होगा? एक ही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चिंतन के अगले प्रकार पर जब चलते हैं, उसका नाम फिलिप जिम्बार्डो देते हैं सृजनात्मक चिंतन। कौन सा चिंतन? सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन जिसको क्रिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं, उस तथ्य में वो अपनी मौलिकता से एक और तथ्य जोड़ता है और फिर एक नया समाधान प्रस्तुत किया करता है। तो व्यक्ति दिए गए तथ्यों में एक नया तथ्य जोड़कर समस्या का समाधान करता है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये कलम है, ये एक पेन है, इसका एक यूज बताओ। तो इसका जनरल यूज क्या है कि साहब ये तो लिखने के काम आती है। लेकिन आप में से कोई ये कहे कि साहब ये भविष्य के निर्माण के काम में आती है, ये इतिहास बनाने के काम में आती है, ये मेहनत को वास्तविकता में बदलने के काम में आती है, ये सपनों को पूरा करने के काम में आती है। तो यहां पर आप इसका एक ऐसा उपयोग बता रहे हो जो लीक से बिल्कुल हटकर है, जिसका तरीका आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए इसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। और इसी सृजनात्मक चिंतन को कई पुस्तकों में आगमनात्मक चिंतन भी कहा गया है। इसे आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव रीजनिंग,
या इंडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन। अगला पॉइंट क्या है? अगला है इसमें आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। चिंतन का वह स्वरूप जहां किसी विचार या विषय वस्तु के गुण दोष को भली भांति परख कर उसके आधार पर चिंतन किया जाए। विषय वस्तु के गुण दोषों को भली भांति परखें और फिर उसके आधार पर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचो कि क्या सही है, क्या गलत, क्या उचित है, क्या अनुचित। वो कौन सा चिंतन होगा? वो मित्रों आलोचनात्मक चिंतन होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर चिंतन में आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक आलोचनात्मक रवैया अपनाया। सिर्फ जो सबने कहा उसको सही नहीं माना, बल्कि आपने अपने मस्तिष्क से, अपने निर्णय से ये सोचने की कोशिश करी है कि क्या सही है और क्या गलत। यही आलोचनात्मक चिंतन है। आइए आगे बढ़ते हैं और चिंतन के एक और प्रकार को जानने की कोशिश करते हैं, जो होता है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो साथियों, अपसारी अभिसारी चिंतन के बारे में कुछ भी लिखें उससे पहले जरूरी है मैं आपके सामने एक छोटी सी बातचीत यहां करूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अपसारी अभिसारी चिंतन होता क्या है। अपसारी अभिसारी चिंतन आखिर होता क्या है? मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि राजस्थान की राजधानी मुझे बताइए क्या है, तो आप सवाल करेंगे और बोलेंगे साहब जयपुर है। ये एक ऐसा उत्तर है जो उत्तर आप चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, किसी भी शहर के निवासी हो, आपके लिए सेम रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जयपुर में घूमने के लिए कोई बढ़िया जगह बताइए, मैं एक दिन के लिए कहीं घूमना चाहता हूं जयपुर में, तो शायद आप में से कोई नाहरगढ़ का नाम ले दे, कोई आमेर का नाम ले, कोई सिटी पैलेस का नाम ले, कोई जल महल का नाम ले, कोई तारामंडल का नाम ले, कोई हवा महल का नाम लेगा। वो अपनी अपनी सहूलियत के आधार पर बताएगा और सारे के सारे उत्तर सही भी हैं। हाँ या ना? यही अपसारी और अभिसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन वो है जिसके अंतर्गत आपके पास एक समाधान है, श्रेष्ठ समाधान है, जबकि अपसारी चिंतन वो है जिसमें आपके पास एक से अधिक समाधान होते हैं। आइए एक टेबल के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अपसारी अभिसारी चिंतन का जो ये संप्रत्यय है, ये सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड और उनके साथी कीटो के द्वारा दिया हुआ है। जेपी गिलफोर्ड और उनके साथी कीटो ने ही सबसे पहले अपसारी अभिसारी चिंतन का संप्रत्यय दुनिया के सामने रखा था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन क्या है। सबसे पहले अभिसारी चिंतन की बात करते हैं। अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग और अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट
थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये इनके नाम हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको याद है, मैंने कहा कि एक व श्रेष्ठ समाधान। अभिसारी चिंतन, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। एक व श्रेष्ठ समाधान। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि राजस्थान में या जयपुर में घूमने के लायक कौन कौन सी अच्छी जगह है, तो आप एक से अधिक जगहों के बात बता सकते हैं और सारी अच्छी जगह होंगी। तो ये क्या है? एक से अधिक समाधान। एक से अधिक समाधान। इस पद्धति को कहा जाता है वस्तुनिष्ठ पद्धति। वस्तुनिष्ठ क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो तो एक ही आंसर सही होता है ना, हमेशा। दो से ज्यादा हो जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं तो बोनस मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो ये वस्तुनिष्ठ पद्धति है जहां हमेशा एक ही उत्तर होगा, और वो जो उत्तर होगा वो उत्तर आपकी भावनाओं के ऊपर, आपकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। अब हो सकता है हमारे देश में लोकतंत्र है, आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से समर्थन नहीं रखते हो, मगर फिर भी आपको बोलना तो उन्हीं का नाम पड़ेगा जब देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए। या आपसे पूछा जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो आप कहेंगे कि अशोक जी गहलोत। अब हो सकता है आप उनकी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करते हो, मगर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाएगा तो आपको उन्हीं का नाम बोलना पड़ेगा। यह वस्तुनिष्ठ पद्धति है कि एक ऐसा उत्तर जिसमें आपकी निजी भावनाएं उस उत्तर को प्रभावित नहीं करती। और इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आत्मनिष्ठ पद्धति। आत्मनिष्ठ पद्धति। ये जो होता है ये बहुत फास्ट होता है। चिंतन में गति होती है और दृढ़ता होती है। चिंतन में गति व दृढ़ता, क्योंकि फिक्स सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। यहां चिंतन में अन्वेषणात्मक प्रकृति होगी और लचीलापन भी हो सकता है। हो सकता है आप ये कहते हैं कि साहब जयपुर से थोड़ा सा आगे एक जगह है भानगढ़, वहां चले जाइए, बड़ी जबरदस्त जगह है। तो ये क्या है? चिंतन में लचीलापन है। चिंतन में अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति व लचीलापन। अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति व लचीलापन, इसका संबंध होता है बुद्धिमत्ता से। इसका ज्यादातर बुद्धिमत्ता से संबंध है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता से ज्यादा संबंध है। सृजनात्मकता का ज्यादा यहां पर योगदान रहता है। इसके लिए एक बात और कही जाती है कि ये जो पद्धति है इसमें क्लोज्ड एंड सॉल्यूशन होते हैं। मतलब फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आप सीधे किस पर पहुंचोगे? बहुत सारे तथ्यों से एक सॉल्यूशन पर। समझे? यहां पर मामला है उल्टा। फैक्ट्स हैं, सॉल्यूशन। यहां पर मामला है उल्टा। यहां एक फैक्ट है कि भाई राजस्थान में घूमने लायक जगह बताओ, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन और चार सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं एक ही सवाल के या एक ही फैक्ट के। तो ये हमने आज की इस बहुत शॉर्ट सी वीडियो में चिंतन को समझा, चिंतन के प्रकार समझे और चिंतन की कुछ विशेषताओं को जाना। तो सबसे पहले चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति, प्रतिमा, मानसिक जोड़ तोड़ इनका होगा। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये भी हमने जाना। हम लोगों को उद्दीपक और घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा समस्या समाधान करने में ये मदद करता है।
इसमें इसकी विशेषताएं देखी, प्रतीकों प्रतिमाओं के द्वारा मानसिक जोड़ तोड़ होता है। चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है, गत्यात्मक व्यवहार नहीं है। प्रारंभ इसका समस्या प्रश्न कठिनाई जिज्ञासा इच्छा से होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रीट में। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, क्योंकि उत्तर देने और प्रश्न पूछने के बीच में जो दिमाग में चला वो चिंतन है। समस्या समाधान व्यवहार है, लक्ष्य निर्देशित है, मानसिक प्रक्रिया है। आंतरिक मानसिक व्यवहार है जिसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्वानुभव प्रशिक्षण आदि के द्वारा तय होता है। स्वलीन चिंतन हमने देखा कल्पनाओं की बात होगी। यथार्थवादी जिसमें वास्तविकता की बात होगी। यथार्थवादी में एक अभिसारी चिंतन है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स, एक निश्चित सॉल्यूशन। सृजनात्मक है, तथ्यों में आपने अपनी तरफ से तथ्य जोड़ा और एक सॉल्यूशन प्रस्तुत किया। और आलोचनात्मक जिसमें आपने गुण दोष को परख के जवाब दिया। फिर हमने अभिसारी अपसारी चिंतन की बात की जिसमें एक व श्रेष्ठ समाधान, वस्तुनिष्ठ पद्धति, चिंतन में गति दृढ़ता, बुद्धिमत्ता से संबंध, वहीं एक से अधिक समाधान, आत्मनिष्ठ पद्धति, अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति, लचीलापन और सृजनात्मकता से संबंध। अगली वीडियो में हम चिंतन के महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके अंदर प्रतीक है, भाषा है, प्रतिमाएं हैं, उनकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।